बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैस सुलैनी। और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसको क्या क्या उसमें देखना पड़ता है, उसमें क्या क्या एहतियात करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों में करनी पड़ती है। तो उसमें एक छोटी सी वीडियो है, इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, किसी से कोई आप जाते हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने, जो आपने सबसे पहले उनसे डिमांड करनी है ना, तो वो है जिस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दो किस्म के हो सकते हैं कि या वो रजिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, या वो किसी सोसाइटी का ओनरशिप प्रूव हो सकता है। इन केस ऑफ अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के साथ आपने क्या क्या चीज़ें उससे मांगनी है। तो रजिस्ट्री के साथ आपने उसे फ़र्द मांगनी है। फ़र्द देते हुए बाज़ लोग थोड़ी सी टेंशन में आते हैं, लेकिन अगर फ़र्द बाय रिकॉर्ड पेश ले लेना, फ़र्द दो तीन किस्म की होती हैं। अगर रिकॉर्ड पे आप ले रहे हैं या रजिस्ट्री पे ले रहे हैं, ठीक है, इसमें फ़र्द बराए रिकॉर्ड इजीली मिल जाती है। आप इजीली उससे फ़र्द बराए रिकॉर्ड उससे लें, ताकि पता लगे कि एक प्रॉपर्टी का है जो उसमें वो ओनरशिप उसके नाम है या नहीं है। हालांकि रजिस्ट्री हो जाना और रजिस्ट्री का इंतकाल होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। रजिस्ट्री एक से ज़्यादा एक प्रॉपर्टीज़ की हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी दो नंबरी करने के लिए एक रजिस्ट्री को 3 4 5 दफ़ा सेल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब उस प्रॉपर्टी का एक ही दफ़ा इंतकाल होगा, ठीक है, वो इंतकाल ही आपको बचाएगा कि आया कि इसकी ये रजिस्ट्री जनमन है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपने उससे जो मज़ीद उससे चीज़ें मांगनी है रजिस्ट्री के हवाले से, आपने उस रजिस्ट्री की कॉपी उससे लेनी है, ताकि आप उस कॉपी की टेस्टेड कॉपी निकलवाएं, ताकि पता हो कि आया कि ये रजिस्ट्री जनमन रजिस्टर हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अभी तक आपने उससे एक रजिस्ट्री ली, रजिस्ट्री की आपने टेस्टेड कॉपी निकलवा ली, आपने उससे फ़र्द बराए रिकॉर्ड ली, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने उससे ये लेनी है, आपने उससे उस प्रॉपर्टी का नक्शा लेना है। नक्शा लास्ट ईयर से लाजमी कर दिया गया है। अगर आपके पास इस प्रॉपर्टी का नक्शा नहीं होगा तो 2% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब उसमें लोग ये करते हैं कि यार हमने तो परचेज़ कर लिया, कोई नहीं यार, अब उधर से कोई उसको 2% या उसमें कोई कम करके वो रिश्वत लेके वो आपको कर देते हैं। लेकिन आपके लिए वो मसला आता है कि आपने अगर कल को वो सेल करनी है, अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो फिर आपको एक्स्ट्रा फिर 2% पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो आपने पे कर दिया सेलर का, क्योंकि है तो वो सेलर के ऊपर लगता है ना, लेकिन वो परचेजर को कहता है यार आप पे कर दे, कोई नहीं यार, परचेजर ने 2% पे कर दिया, ठीक है। अब जब आप सेल करेंगे अगला बंदा नहीं मानेगा, वो कहेगा, मसलन आप जिसको सेल कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे नक्शा दे या इसका पे करें, अब उसका नक्शे का फिर आपको 2% पड़ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप पहले उस बंदे से जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं उससे कहेंगे भाई मुझे इसका नक्शा बनवा के दें, ठीक है। नक्शा उससे लें, नक्शा बनवाएं, ताकि उसके नक्शे के मुताबिक आप उसको लेके चलें, ताकि अगर आपको कल को किसी को भी सेल करें तो आप उसको नक्शा उसका प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके आगे आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री की कॉपी ले ली, नक्शा ले लिया, फ़र्द ले ली, ठीक है। ये आ जाती है प्रॉपर्टी की। अब आप प्रॉपर्टी में बाज़ होती हैं एक्साइज में भी रजिस्टर्ड, मसलन कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या 5 मरले से ज़्यादा है तो वो एक्साइज में उसका PT1 बना होगा। साथ आपने उससे PT1 क्लेम करना है कि भाई मुझे PT1 दिखाएं क्या है। अब PT1 और रजिस्ट्री में आपको मैं थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ। रजिस्ट्री होती है डॉक्यूमेंट की ओनरशिप, कि आप इस प्रॉपर्टी के ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, आप इसके ओनर हैं। अब पोजेसन शो करने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का PT1 उससे उनसे लेना पड़ेगा, ताकि PT1 बताएगा कि इस प्रॉपर्टी पे कौन काबिज़ है, ठीक है। आपको मैं फिर बता दूं कि PT1 का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी में कौन काबिज़ है। आप उस PT1 क्लेम करें ताकि आपको पता लगे कि उस प्रॉपर्टी में उस पोजेसन किसका है लीगली टोल पे। उसके बाद इसमें आपने और चीज़ें क्या देखनी होती हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए, उसमें ये है कि आपने उस रजिस्ट्री को पढ़ना है कि उसमें कौन सा मालिक है और आपको जो सेल कर रहा है कि वो सेम है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी में आप ये भी देखें कि उसमें एक बड़ा अहम चीज़ लिखी होती है हदूद अरबा। हदूद अरबे का मतलब होता है कि इसके राइट लेफ्ट आगे पीछे क्या कौन कौन आबाद है, ठीक है। अब उसको आप हदूद अरबे को उसका चेक करें कि उसके राइट में मसलन मशरिक़ की तरफ क्या है, मगरिब की तरफ क्या है, शुमाल की तरफ क्या है, जनूब की तरफ क्या है। हम मौके पे जाकर उनसे हम महल्लेदारों को पूछ भी सकते हैं कि भाई आपका यही, आप इस ओनरशिप के ही है, आपका आपका मतलब आपके नाम यही जगह आ रहा है, ये आपके बड़ों के नाम है, तो जिसके भी नाम है तो उसके नाम यही आ रही है, उसकी उस तरह गली उसकी देखे, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपके साथ दो नंबरी नहीं हो रही, आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिल रही हैं, ठीक हो गया। इसके बाद कुछ और चीज़ें इसमें ये आ जाती हैं कि अब आपने रजिस्ट्री परचेज़ कर ली, मसलन उसे आपने परचेज़ कर ली और आपने एक एग्रीमेंट उसके साथ कर लिया, जिसे हम बयानामा कहते हैं,
अब नामा तो आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट में उसने सारी चीज़ें ये शर्तें लिख दी कि भाई ये चीज़ें हैं, ये मैं इसको सेल कर रहा हूँ, इसको जो टैक्स है इसने मुश्तरी ने पेश करना है, यानी कि परचेजर ने पेश करनी है। अब इसमें एक इशू फिर जो आ जाता है वो ये है कि आप उसके साथ पहले ये डिसाइड नहीं करते कि कैपिटल गेन टैक्स किसने पे करना। ठीक है, सेलर की तो यही कोशिश होती है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स एग्जैक्ट जो कानूनी तौर पे बनता है ना, वो सेलर के ज़िम्मे पे बनता है कि एक जो बंदा सेल कर रहा है ना, कोई उसके ऊपर जो उसने पैसा कमाया उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा, जो अभी 2023 में जुलाई के बाद ये 3% आया फाइलर के लिए। अब उसमें ये होता है कि वो कहता है कि भाई मैंने तो एग्रीमेंट आपके साथ किया कि ऐसे सारे टैक्सेस ये सारा कुछ आपने पे करना, मैंने कुछ पे नहीं करना। अब उसके ऊपर आपका फिर फटा पड़ जाता है। अब प्रॉपर्टी सस्ती तो कोई है कोई नहीं, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो हमें उसका टैक्स बन जाता है, कैपिटल गेन टैक्स। अब वो भी परचेजर को, उस परचेजर के खाते में चला जाता है। ठीक है, आप परचेज करने से पहले आपने इसके साथ ये चीज़ें आपने सारा कुछ उनसे डिमांड करनी है कि भाई कैपिटल गेन टैक्स आपने पे करना है, नक्शा आपने देना है। ठीक है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट आपने देने हैं, फर्द रिकॉर्ड आपने देनी है, PT1 आपने देना है। आप ये सारी चीज़ें उनसे पहले लें, क्योंकि जब आपने पेमेंट दे दिया फिर उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ जाना और आपको बस कहना कि भैया आप ही करें, और आप भी फंसे होंगे। आपने कहना यार मैंने जहाँ पे इतनी पे कर दिया और 2-4 लाख की क्या बात है, इसको भी पे कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आप बचने के लिए आपने ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करनी है उनके साथ, क्या आया कि ये क्या है। इसी तरह अब दूसरी बात करते हैं कि जो सोसाइटीज़ की होती हैं चीज़ें, जो सोसाइटी से परचेज़ करते हैं, मसलन एक प्रॉपर्टी उसने परचेज़ की और वो सोसाइटी के नाम है, तो उसमें आप क्या क्या उसमें देखेंगे। तो उसमें देखने के लिए आपको जो सबसे पहले है ना, आपको पास वो मसलन ओनरशिप प्रूफ दिखाएंगे, ये मेरा सोसाइटी का भाई ओनरशिप प्रूफ है। नंबर 1, ओनरशिप प्रूफ को आपने सब देखना है और आपने फिर आपने आपने LDA की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वेबसाइट में मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, वेबसाइट में आपको बता भी वैसे देता हूँ, LDA.government.pk बट आप प्राइवेट सोसाइटीज़। आप इस तरह करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल सा आ जाएगा LDA का। LDA के पोर्टल पे आपने मेंशन, उसमें आप अपनी जो सोसाइटी में ले रहे हैं उसमें चेक करें क्या है कि ये रजिस्टर्ड सोसाइटी LDA में प्रूव है या नहीं है। ठीक है, अगर प्रूव नहीं है तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप उसमें ना लें। वजह भी लगी होती है, अब जो प्रूव नहीं होती वक्ती तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चमकाई होती हैं। ठीक है, अब प्रूव ना होने की वजह नुकसान आपको मैं बता देता हूँ कि उस सोसाइटी में जो रोड्स बनते हैं वो प्राइवेटली बनते हैं, उसमें गवर्नमेंट का अमल दरामद नहीं होता। उसमें गवर्नमेंट अपने जो खंभे होते हैं ना बिजली के, वो नहीं लगा सकती, आपने ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकती, वो सारे आपको प्राइवेट ही बंदा जो सोसाइटी का ओनर है ना, वो जो वही चीज़ें वो मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, अब उसमें अक्सर ये फटे पड़े होते हैं जो नॉन प्रूवल LDA सोसाइटीज़ होती हैं। मेरे पास भी काफ़ी इस हवाले से केसेस आते हैं कि यार ये हमने सोसाइटी में ले ली है, अब आए दिन उसकी बिजली कट जाती है, 2-2 3-3 दिन बिजली नहीं आती। अब होता क्या, जब तक वो पैसे रिश्वत देते रहते हैं बापडा वालों को, सोसाइटीज़ वाले, वो उनका एक बाइट अपना वो लगा लेते हैं, बड़ा सा मीटर ले देते हैं उनको कनेक्शन, और आगे वो सारी सोसाइटीज़ को अपने बिल बना बना के सबमिट कर रहे होते हैं। अब बापडा वाले से उनकी ज़रा सी अनबन होती है और वो पीछे से कनेक्शन काट देते हैं। अब कनेक्शन काटने से हुआ तो किसी का कोई नुकसान है, नुकसान तो उनका हुआ जो परचेज, जो उधर बेचारा रिहाइश पे रह रहे होते हैं, जिसमें उनकी अक्सर ही बिजली चला गई और 2-2 3 दिन बिजली नहीं आती, क्योंकि उनका मैटर उनके साथ सॉल्व नहीं होते। और बापडा के अब पूरी सोसाइटी को देना, अब छोटी मोटी तो रिश्वत नहीं मांग रहे होंगे ना, इस सिलसिले में बड़ी हैवी रिश्वत मांगते हैं, जिससे उनके मामला था आपस में अक्सर आए दिन यार 2 महीने बाद ये ख़राब ही रहते हैं। जब तक वो अफसर चेंज होता है वो नीचे, जब तक उनका सेटिंग नहीं होती, वो कनेक्शन उठा के साइड पर करता है। इसलिए ये चीज़ लाजमन उस पर चेक करें कि आपका क्या कहते हैं कि पोजेशन, सॉरी, कि सोसाइटी LDA में प्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपने जो चीज़ें देखनी होती है आप मौके पे जाके विज़िट करें और मुख्तलिफ डीलर से चेक करें कि यह है कि इस प्रॉपर्टी में कोई फटा तो नहीं है, इसमें कुछ और तो नहीं है ना। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बता दी हैं चीज़ें, वो कहते हैं तो मैं दोबारा थोड़ा सेंड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी के परचेज़ करने के लिए जो मेजरमेंट्स आपकी होती हैं ना, जो आपने एहतियाती तदाबीर करनी होती है, उसमें ये है कि आपने रजिस्ट्री लेनी है, रजिस्ट्री की कॉपी, फ़र्द बाय रिकॉर्ड, नक्शा। ठीक है, और एग्रीमेंट लिखते हुए आपने उनसे चेक करना है कि भाई ये टैक्स जो है ना, कैपिटल गेन टैक्स और नक्शे का अगर आपके पास नहीं है तो ये आपने पे करना है। ठीक है, उसके साथ आपने PT1 उनका लेना है। अगर सोसाइटीज़ हैं तो उसको चेक करना है कि ये LDA में अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो प्रॉपर्टी की मेजरमेंट, प्रॉपर्टी की जो प्रिकॉशंस एहतियातात है ना जो परचेज़ करते हुए, तो उसके हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।